तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। आज हम करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास, जो कि हिंदी हमारा साथ में चल ही रहा है। तो हिंदी में हमने क्या पढ़ लिया था, एक बार छोटा सा उसे देख लेते हैं। और हम बात कर रहे हैं हिंदी की। हिंदी में हमने वर्ण विचार को, सबसे पहले हमने व्याकरण को समझ लिया था, व्याकरण क्या होती है। उसके बाद हम वर्ण विचार पे आ गए थे, और वर्ण विचार में क्या था एक बार बातचीत कर लेते हैं। तो जो हमारा वर्ण विचार था, इसमें दो धाराएं हमारे साथ थी, एक था स्वर और एक था प्यारे बच्चों व्यंजन। तो जिसमें जो स्वर था, इसकी हमने पूरी जानकारी ले ली थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम व्यंजन के बारे में, कि व्यंजन में क्या है और कैसे क्या होगा। तो आज हम किसकी जानकारी लेने वाले हैं? व्यंजन की। तो व्यंजन में सबसे पहले आएगा हमारे सामने स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन प्यारे बच्चों? स्पर्श व्यंजन। देखिए पहले मैं इनकी संख्या बता दूं। इनकी संख्या होती है 25 + 2 अर्थात 27। यह है हमारे स्पर्श व्यंजन। एक इनके बाद होते हैं अंतः सथ व्यंजन, जिनकी संख्या प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 4 होती है। एक होते हैं ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या भी 4 होती है। एक होते हैं संयुक्त व्यंजन, और जिनकी संख्या भी 4 होती है। एक होते हैं आगत, जिनकी संख्या 2 होती है। क्लियर है? ये चीज हमने अभी मोटे तौर पर समझी। अब आगे अभी क्लास में इन्हीं सबको हम डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से इनके बारे में जानेंगे। क्लास को पूरा देखा करें, जिससे कि कम से कम आपका जो देखा है वो वसूल हो जाए। हम कॉमेडी की वीडियो हो, सॉन्ग हो, कई बार सुनेंगे, वीडियो कई बार देखेंगे, हंसेंगे, दैट्स फाइन, वी शुड वॉच। बट जब स्टडी का मैटर आता है तो हम 2 मिनट की वीडियो यार बाद में करूंगा, 2 मिनट की वीडियो देखिए फिर बाद में करूंगा, कर लूंगा, हो जाएगा, ये है वो है। तो जिस चीज को आप दूसरी चीजों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, साथ ही साथ पढ़ाई को भी जरा पूरा प्रोत्साहन दिया करें। ठीक है, तो ये हो गए। आइए एक बार ना काउंट करते हैं। 4 और 4 8 और 2 10, ये मिलकर हुए 10। ये है 4 और ये है 27। इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना बना? 41। कितना बना? 41। स्वर कितने बने थे हमने? 11। तो 41 और 11 कितने हुए? 52। और ये हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, वर्ण विचार कितने होते हैं हमारे वहाँ? 52। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन सब के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं। किसकी बात करी है हमने यहाँ पर? स्पर्शी व्यंजन की। देखिए स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे 27, वैसे तो 25 हैं। आइए देख लेते हैं एक बार। देखिए कुछ ऐसे शुरू होते हैं, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इसे बोला जाता है, देखिए सॉरी, ये क्या है? हमारे स्पर्शी व्यंजन है, जो कि गिनती में कितने हैं? 25। देखिए 5 इस तरफ से और 5 ही इस तरफ से, तो टोटल कितने हैं प्यारे बच्चों? 25 हमारे क्या हैं? स्पर्शी व्यंजन है। अब इन स्पर्शी व्यंजनों में ये जो देख रहे हैं आप दोनों, इन दोनों के एक एक रूप और होते हैं। ये वाला डा जिसके नीचे बिंदी और डा जिसके नीचे बिंदी, ठीक है ना। तो इन दो को मिलाकर कितने हो जाते हैं? ये 27। क्लियर है? कितने हो गए? 27। अभी समझते रहेंगे, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम अलग तरीके से थोड़ा सा, जिससे कि ज्यादा आपको बेटर समझ में आए। तो ये क्या हुए? हमारे स्पर्शी व्यंजन हुए। लेकिन याद रखना, ये स्पर्शी व्यंजन आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, तब जाके बात बनेगी। दूसरे नंबर पर थे हमारे पास अंतःस्वत। अंतःस्वत व्यंजन। ये वाले व्यंजन कौन से होते हैं? एक बार हम केवल व्यंजनों का यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। ये होते हैं हमारे य, र, ल और व। ये 4 ये होते हैं। नंबर 3 अगर मैं बात करूं ऊष्म व्यंजन की, तो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स और है। और हम बात करते हैं साथ में संयुक्त व्यंजन की, तो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, गे और रे। ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन।
और हम बात कर लेते हैं आखिरी में आगत व्यंजन की। जय, जय के नीचे बिंदी, और फे, फे के नीचे भी बिंदी। तो ये हो गए हमारे जिनकी जानकारी अभी हमने देखी थी। स्पर्शी, अंतःस्वत, ऊष्म, संयुक्त और आगत, ये सब मिलकर कितने हो गए हैं? 41। ये भी 4 हैं, ये 4, ये भी 4 और ये 2, इन सबको मिलाएंगे 41 व्यंजन आपके सामने है। अब आइए इसे दूसरी नजर से देखते हैं। ये तो हुए इन सबकी व्याख्या। अब आते हैं ये कितने रूपों में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले के रूप बांट लेते हैं। रूप व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने व्यंजन देख लिए, ये सारे वाले हमारे व्यंजन हैं। अब इन्हीं का क्या कर लेते हैं, हम वर्गीकरण भी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखेंगे एक बार, मैं यहाँ सामने लिख देता, चलिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करेंगे किसका? व्यंजनों का। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए, तो व्यंजनों के वर्गीकरण की बातचीत हो रही है, तो हम पहले इन्हें अलग अलग रूप में देखेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों अलग अलग रूप से मतलब है, सबसे पहले इन्हें हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें हम समझेंगे स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर व्यंजन। नंबर 1, देखिए स्थान के आधार पर व्यंजन कैसे होते हैं। जैसे हमने स्वरों को पढ़ा था कि बोलने के स्थान पर अलग, उच्चारण की दृष्टि से अलग, अलग अलग रूप से हमने पढ़ा था। कोई कंठ से बोल रहा है, कोई कहीं से बोला जा रहा है, इस प्रकार से हमने इन्हें पढ़े थे। उसी प्रकार से इनका भी वर्गीकरण है। तो आइए एक बार इनके वर्गीकरण को थोड़ा सा साझा कर लेते हैं। तो स्थान के यहाँ पर आधार पर जब हम इन्हें बोल रहे हैं, तो हमारे मुख का या गले का कौन सा भाग प्रयोग में आता है। तो अगर मैं बात करूं इन 25 की या 27 की, तो इनके लिए सीधा सीधा है। ये कहां से बोले जाते हैं? कै, खे, गे, गे। इसे हम कहते हैं कै वर्ग। कौन सा वर्ग? कै वर्ग। इसे कहा जाता है चै वर्ग। इसे कहा जाता है टै वर्ग। यह है आपका तै वर्ग और यह है आपका पै वर्ग। तो अगर कै वर्ग की बात करें तो ये बोला जाता है हमारा कंठ से, ये बोला जाता है तालु या तालव्य से, ये बोला जाता है मूर्धा या मूर्धन्य से, ये बोला जाता है दंत से और ये बोला जाता है ओष्ठ से। देखिए ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। कहाँ से बोला जा रहा है? ये 25 जो हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं, इनकी बातचीत कर रहे हैं। इस समय हम सभी व्यंजनों को साथ लेके चलेंगे। तो का से लेके मै तक की बात करें तो ये कै, खे, गह, घे, ड़े कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ से। इसे कंठव्य भी कह देते हैं, याद रखिएगे। फिर है चै वर्ग। चै वर्ग कहाँ से बोला था? तालु या फिर तालव्य से। कई बार हम सब चीज पता कर लेते हैं, क्योंकि देखेंगे ये जो पै वाली लाइन है, इस पै वाली लाइन को या पै वर्ग को हम किससे बोलते हैं? ओष्ठ से। लेकिन इसे हम बोल कर देखें तो पता भी चलता है। पै किसका यूज हो रहा है? ओष्ठ का। तो पै, फै, बै, भै, मैं किसका यूज हो रहा है? ओष्ठ का यूज हो रहा है। क्लियर है? अब देखते हैं तै वर्ग को। जो तै वर्ग है हमारा, इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? दंत का। लेकिन जब हम बोलते तो हमें एहसास भी होता है। तै, थे, धै, धै, नै की जीभ किस पर टकरा रही है? दांतों पर। तो दंत का प्रयोग हुआ। अगर हम कै वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ भी हमें साफ साफ लगता है कि कंठ से बोलने का, ख, ग। तो हमें थोड़ा सा आइडिया है कि ये कंठ है हमारा। तो हमें 3 का पता चल जाता है। लेकिन ये 2 जो हैं, चै वर्ग और टै वर्ग, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और ये भूल जाता है कि कौन सा तालु से है, कौन सा मूर्धा से है। यहाँ पर अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन पाया गया है। तो चै और टै की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक छोटी सी लाइन है जिससे आप याद कर सकते हैं। देखिए इसे कहते हैं के, इसे कहते हैं टी और इसे कहते हैं एम। तो क्या हो गया? के टी एम। बहुत अच्छे से आता था के टी एम। के फॉर कंठ, टी फॉर तालु और एम फॉर मूर्धा। बाकी आपको आसाम से याद हो जाता है। दिक्कत कहाँ आती है? इस वाले पोर्शन में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर इनका भी कोई बोलने का स्थान है तो अंतःस्वत जो व्यंजन है इनका भी कोई अपना एक बोलने का स्थान होगा ही होगा। आइए एक बार देख लेते हैं कि अंतःस्वत का बोलने का स्थान क्या है। बात कर लेते हैं अंतःस्वत व्यंजन की कि इनके बोलने का स्थान कौन सा है। तो आइए 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि किसके बोलने का स्थान कौन सा है। देखेंगे तो यह जो है ये बोला जाता है तालव्य से, तो इस पर टी लिख दिया। कहाँ से बोला जाता है अंतःस्वत में? ये तालव्य से। और ये जो वा है ये बोला जाता है दंत्योष्ठ से। इसे क्या बोल देते हैं? दंत्योष्ठ, क्योंकि इसमें ऊपर दांत, दंत प्लस ओष्ठ,
क्योंकि इसमें दंत प्लस ओष्ठ का प्रयोग होता है। कभी आप बोल के देखें वाह वाह, तो ऊपर का होठ प्लस दंत का प्रयोग होता है, इसे दंतोष्ठ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? दंत्योष्ठ। मतलब कि वह को बोलने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? दंत्योष्ठ। तो इसे दंत्योष्ठ भी बोल देते हैं। बचते हैं आपके पास रे और ले। रे और ले किसका प्रयोग होता है? आइए देख लेते हैं। एक होता है आपका वसत, एक होता है आपका वत्स्य। इसका मतलब होता है दंतमूल। दंतमूल कहो या मसूड़ा। देखिए, दंतमूल कहो या मसूड़ा। जो रे और ले हैं, ये दोनों किसकी मदद से बोले जाते हैं? मसूड़े की, दंतमूल की मदद से। इसे हम वत्स्य भी बोल देते हैं। तो याद रखेंगे, ये हुआ आपका अंतःस्वत व्यंजन के बारे में। इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा साइड से। क्या? ऊष्म। ऊष्म कौन से हैं? हमारे 4 व्यंजन हैं। कौन कौन से? श, से और है। अब देखिए, ये जो श है, श शल्यम वाला, ये किससे बोला जाता है? टी से, अर्थात तालव्य से बोला जाता है। जो श षटकोण है, ये एम से बोला जाता है। मतलब कि किससे बोला जाता है? ये मूर्धन्य से बोला जाता है। वापस आ जाते हैं स पर। ये जो स है, ये बोला जाता है वत्स्य से, जिससे बोला जाता है आपका दंतमूल, मसूड़ा, या फिर जिससे रे और ले बोले जाते हैं, उसी से क्या बोला जाता है? से। और जो ये है हल है, ये बोला जाता है आपका स्वर तंत्रियों से। किससे बोला जाता है? स्वर तंत्रिय। जो गले में हमारे यहाँ अंदर जाकर स्वर तंत्रियाँ होती हैं, वहां से ये बोला जाता है। तो देखिए, एक बार कंफ्यूज नहीं होंगे, इसे बहुत ही अच्छे से फेयर करना है और समझना है। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसे बच्चा स्किप कर देता है मोस्टली। दूसरा, इसे अच्छे से नहीं पढ़ता, ऊपरी तौर से पढ़ लेता है, जिससे उसे अच्छा सा ज्ञान नहीं हो पाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। स्पर्शी व्यंजन के बारे में जान लिया, अंतःस्वत पढ़ लिया और पढ़ लिया हमने ऊष्म। इनके बोलने का स्थान हमने जान लिया कि किसका स्थान क्या है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और देखते हैं कि क्या है अगले क्लास। अगले की बात समझते हैं, तो अगली बात देखते हैं। आइए समझते हैं। हम स्थान के आधार पर हमने पढ़ा और स्थान के आधार पर हमने सबके बारे में जान लिया, लेकिन अभी कुछ बचा, वो था संयुक्त व्यंजन। क्या बचा था? संयुक्त व्यंजन। देखिए, अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब पहली बात यह है कि इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते क्यों हैं, ये समझ लेंगे हम लोग। ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहे जाते हैं, एक बार इसे जानेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये वो है व्यंजन है जिनका प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता। इनका प्रयोग क्या नहीं हो सकता? स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से बने नहीं है। ये 2 वर्णों का मिश्रण होते हैं। किन किन का मिश्रण होते हैं? इसमें कै और श षटकोण शामिल है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तय और रे शामिल है। और इसकी बात करें तो इसमें ज और यह शामिल है। और इसकी बात करें तो इसमें श संयम और रे शामिल है। क्लियर है? अब आप यहाँ ध्यान से देखें, मैंने इन सब के नीचे क्या लगाया है? हलंत। इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे है। इसके नीचे हलंत है और इसके नीचे भी हलंत लगाया है। तो ये क्या दिखा रहा है कि प्योर व्यंजन है, इसके अंदर स्वर की मात्रा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये क्या बना जाएगा? आधा का और श षटकोण मिलकर क्या बना? श। तो का किससे बोला जाता है प्यारे बच्चों? अब देखो, याद रखना, कै किससे बोला जाता है? आपका कंठ से बोला जाता है। कै किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। और जबकि श षटकोण किससे बोला जाता है? आपका मूर्धना से बोला जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर जो बना, उससे क्या बोला जाएगा? श बोला जाएगा। तो यहां से बात बनती है। तो यहां पर जो ये संयुक्त व्यंजन है, इन्हें इस प्रकार से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। इनका कोई एक निश्चित स्थान फिर सामने नहीं आएगा, क्योंकि कंठ प्लस मूर्धा दोनों का रोल होता है। ठीक है, इसमें आगे की लिस्ट में आप तैयार करके देखें कि ता कहाँ से बोला जाता है। ता वर्ग में जाएं, रा आपको मालूम है वत्स्य से बोला जाता है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे। ठीक है, तो ये था संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो ये हमने समझा स्थान के आधार पर। दूसरा समझेंगे हम घोषत्व के आधार पर। नंबर 2, घोषत्व के आधार पर व्यंजन। पहले समझ लेते हैं घोषत्व क्या होता है। जब भी किसी व्यंजन को
या किसी वर्ण को बोला जाता है, ठीक है, तो हमारी स्वर तंत्रियों में एक कंपन होता है, यही वो कंपन होता है। कंपन को कहते हैं घोषित के। तो जो हम कुछ भी हम बोल रहे हैं जैसे है, के, ने, पे, इनसे क्या हो रहा है, गले में कंपन पैदा होता है। अब कुछ में कंपन होता है, कुछ में कंपन नहीं होता है। तो इस घोषित को दो आधार पर बांट दिया गया। एक को कहा गया अघोष और एक को कहा गया सघोष। अब सघोष का दूसरा नाम भी है जो कि है सिर्फ घोष, ठीक है। देखिए नाम से पता चल रहा होगा जो कि अघोष है इसमें कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता। कंपन कहाँ होने की बात हो रही है, स्वर तंत्रियों में, गले में। और सघोष और घोष की बात करें तो इनमें कंपन होता है, इनमें कंपन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो ये हमने घोषित के आधार पर दो बांट दिए, अघोष और सघोष। आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यंजन अघोष हैं और कौन कौन से व्यंजन सघोष हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीका है, कै, ख, ग, घ, ड़, चौ, छ, ज, झ, ट, ठ, ड़, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, हमने फिर से एक बार अपने वर्णमालों को लिख दिया है। वर्णमाला जो कि संयुक्त क्रम में लिखी जाती है, एक व्यवस्थित क्रम में लिखी जाती है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब आइए बात हो रही है घोष अघोष के आधार पर। देखिए जब बात हो रही होगी हमारी घोष और अघोष के स्थान पर, तो ये इसे मैं नंबर दे देता हूँ, लाइन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम घोष को तो जान गए, घोष अघोष दो शब्द हैं। घोष का मतलब है जहां पर कंपन हो रहा है और अघोष का मतलब जहां पर कंपन गले में नहीं हो रहा। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन हमेशा क्या होगी, अघोष। क्या होगी प्यारे बच्चों, अघोष। अर्थात इसमें कोई भी कंपन नहीं होगा। लेकिन जो तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन है ये क्या होंगी आपकी, ये होंगी सघोष। क्या होंगी प्यारे बच्चों, सघोष या फिर घोष। देखोगे और समझोगे, सघोष या इसे कहेंगे अघोष। तो शुरू की दो लाइनें क्या हैं आपकी, अघोष हैं, और बाकी तीन क्या हैं, सघोष या फिर घोष। तो ये क्या हुए, सघोष, और ये क्या हुए, अघोष। अर्थात इन्हें बोलने में गले में कंपन नहीं होता और इन्हें बोलने में क्या होता है, एक कंपन की अनुभूति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुए हमारे स्पर्शी व्यंजनों के बारे में, और हमारे साथ में क्या है, अंतःस्वत व्यंजन। कौन से हैं, अंतःस्वत व्यंजन। कौन कौन से, य, र, ल और व। ये चारों के चारों देखेंगे, अंतःस्वत व्यंजन की बात हो रही है। अंतःस्वत व्यंजन चारों के चारों कैसे, सघोष। कैसे हैं, सघोष। अर्थात इन्हें बोलने में क्या होता होगा, गले में कंपन की अनुभूति होती है। ये कैसे हैं, सघोष हैं। आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म व्यंजन, जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, श, श, स और है। अगर इसमें स्टार्टिंग के तीन की बात करें, ये तीनों हैं अघोष। कैसे हैं, अघोष। परंतु ये जो है बचा, ये कैसा है, सघोष। देखिए परिभाषा आप लोगों को मालूम है, चैप्टर बड़ा है इसलिए थोड़ा सा तेजी से कर रहे हैं। तो अंतःस्वत कैसे हैं, सघोष हैं, चारों के चारों। इसी तरह से याद कर लेना, अंतःस्वत य, र, ल, व कैसे हैं, सघोष है। ऊष्म में भी शुरू के जो तीन हैं, श, श, स, तीनों प्रकार के स, तीन प्रकार के श, शलजम, श, षटकोण, स, संतरा, तीनों प्रकार के श कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। लेकिन जो है हल बचा, ये कैसा है, ये आपका सघोष है। मतलब इसमें कंपन होता ही होगा। अब देखिए कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं जहां पर आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गलती में आ जाते हैं, समझेंगे। एक शब्द अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फ अघोष है या फिर सघोष है, तो समझना आपको ये टेबल पूरे अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसमें फा कहां पर है, ये रफा। फ कैसा है, अघोष। समझेंगे कैसा है, अघोष है। चलो हमने बता दिया भैया फ कैसा है हमारा, अघोष है, लिख देते हैं अघोष। परंतु अगर शब्द आ जाए ये वाला फा जिसके नीचे बिंदी है, जिसके नीचे क्या है, बिंदी है ना, फ, तो ये कैसा है,
ये भी आपका अघोष है। कई बार बच्चे यहाँ पर चिंता में पड़ जाते हैं कि यार ये बिंदी लग गई, चेंज ना हो गया हो। फै कैसा भी हो, कैसा होगा, अघोष होगा। जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं मैं उन पर नजर मार रहा हूँ अभी आपको। एक आता है एग्जाम में हमारे पास घोष अघोष में ही चलते हुए ड़, जिसके नीचे बिंदी है। पर यहाँ पर देखेंगे यहाँ वाले बिंदी होता है कौन सा, जो द्विगुण में आता है, और यहाँ पे एक और होता है ड़ा जिसके नीचे बिंदी होती है। तो ये दोनों भी किस में आते हैं, जिसमें ये आ रहे हैं। ड़ा किस में आता है, सघोष में, तो ये भी सघोष। ये वाला सघोष, तो ये वाला भी किस में आएगा, सघोष में ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना। जो एक जैसे दिखते हैं वो उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम जय। एक जय ये वाला भी होता है, जय बनाया नीचे बिंदी, तो ये कैसा है, सघोष है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चा इनमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है और फिर एग्जाम में बेचारा गलत करके आ जाता है। तो हमने व्यंजनों को दो आधार पर समझा। एक समझा स्थान के आधार पर, दूसरा समझा हमने इसे घोष के आधार पर। अब एक तीसरा रूप और देख लेते हैं फाइनल। तीसरा है प्राणत्व के आधार पर। तीसरा क्या है, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, अभी प्राणत्व क्या होता है, यह होता है मुख से निकलने वाली हवा। मुख से हवा निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर। अब मुख से हवा कैसी निकलेगी, जो मुख से हमारी हवा निकलेगी वो दो रूप में निकलेगी। एक तो कम निकलेगी या फिर ज्यादा निकलेगी। बात समझ रहे हैं। मुख से जो हवा निकलेगी या तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी। जो हवा कम निकलती है, जिन वर्णों में हवा कम निकलती है उसे हम कह देते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण। और जिसमें हवा ज्यादा निकलती है उसे हम क्या कह देते हैं, महाप्राण। बात समझ में आ रही है ना। उसे हम क्या कह देते हैं, महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, इनके उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है। ये सब चीजें लिख लेंगे आप लोग। इनके उच्चारण में क्या होगा, मुख से जो हवा निकलेगी वो कैसी होगी, कम होगी। और जबकि हम महाप्राण की बात करें, इसमें जो मुख से हमारे हवा निकलेगी वो हवा कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, कैसी होगी, ज्यादा हवा होगी। तो आइए एक बार उसके आधार पर इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। ये फाइनल है इसका। एक बार फिर से कै, खे, गे, घे, च, छ, ज, हाँ, टे, ठे, डे, 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 ते, थे, दे, धे और ने, पे, फे, बे, भे और मैं। क्लियर है। अब फिर से देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज में रहते हैं। एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसमें लिखा था कि बताइए घ के बाद हिंदी वर्णमाला में कौन सा व्यंजन आता है। साफ साफ लिखा था कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार घ के बाद कौन सा वर्ण आता है। अब हमें बड़े अच्छे से याद है कि घ के बाद कौन सा वर्ण आता है, ड़ा। पर उसके अंदर ऑप्शन ये थे प्यारे बच्चों, ये चार ऑप्शन थे। मुझे अभी भी पूरी तरह से याद है। अब बच्चों को क्या याद है, ड़ा आता है, चलो ये तो कैंसिल कर दिया कि ये तो नहीं आता। पर बच्चे इन तीनों में कंफ्यूज हो गए थे उस समय, और मोस्टली बच्चा इसे गलत करके आ गया था। बात समझ रहे ना। हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद क्या आ जाती है, बिंदी आ जाती है और उसे इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है ना, क्या आ जाती है, बिंदी आ जाती है, इसे इग्नोर नहीं करना। तो घ के बाद कौन सा ऑप्शन सही होना था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में थे। कुछ बच्चे ये लगा कर आ गए, कुछ ये लगा कर आए, कुछ ये लगा कर आए। ठीक है ना। और जिसने ये लगाया हो उसे तो एग्जाम देने का अधिकार ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से कुछ ये था। यहाँ पर इस चीज ध्यान से देखेंगे, बिंदी कहाँ आती है और कहाँ नहीं आती है। सही है। चलिए हम बात कर रहे हैं प्राणत्व के आधार पर। तो प्राण के आधार पर भी इसे क्या गया, स्पर्शी व्यंजनों को बांटा गया है। ठीक है ना। तो जो सबसे पहली लाइन होती है, नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 एंड 5। तो पहली लाइन कौन सी होती है आपकी, अल्प प्राण। दूसरी लाइन भी अल्प प्राण और तीसरी लाइन भी, सॉरी पांचवी लाइन भी क्या होती है,
अल्प प्राण। दूसरी और चौथी क्या होती है? दूसरी लाइन और चौथी लाइन कौन सी होती है आपकी? महाप्राण। देखिए याद करने का अच्छा तरीका है ये वाला, ये तरीका एकदम कारगर है और अच्छे से याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहली, तीसरी और पांचवी लाइन, पहली, तीसरी और पांचवी लाइन कैसी होती है हमारी? अल्प प्राण। दूसरी और चौथी कैसी होती है? महाप्राण। इसी में एक बार मैं फिर से आपको घोष और अघोष याद करवा देता हूं। पहली और दूसरी कैसी होती हैं? अघोष। और तीसरी, चौथी और पांचवी कैसी होती है हमारी? सघोष। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये सब चीजें आपको जब टेबल ये कई कई बार बनाकर ऐसे चित्र बनाएंगे, याद करेंगे तो ऐसे चुटकी में याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब याद हो गया काम आपका, कब निकल गया। तो ये हुआ स्पर्शी व्यंजनों का वर्गीकरण। लेकिन इसके बाद और भी आते हैं, जैसे कि अंत्यस्वत, यह, रे, ले और वे। अब ये मुख के आधार पर या फिर प्राणत्व के आधार पर इनका भी वर्गीकरण करना है। आइए समझ लेते हैं एक बार कि इनका वर्गीकरण कैसे है। तो ये अंत्यस्वत व्यंजन है, यह, रे, ले, वे, ये चारों के चारों कैसे होते हैं? अल्प प्राण। कैसे हैं चारों के चारों? अल्प प्राण है। देखिए ये चारों के चारों की खासियत क्या है? एक जैसे चल रहे हैं, चारों के चारों कैसे? अल्प प्राण। और मैं याद दिला दूं, चारों के चारों थे भी कैसे? सघोष। ये याद रहना चाहिए आपको, अल्प प्राण और सहघोष दोनों पूरे तरीके से। ऐसा नहीं है कि यह कुछ अलग है वो कुछ अलग है, हाँ बोलने के स्थान पर अलग है। जैसे कि यह किससे बोला जाता है? तालव्य से। रे किससे बोला जाता है? वतस्य है, ले भी वतस्य है, और ये दंतोष्ठी है, मतलब कि दांत प्लस ओष्ठ। पर ये चारों के चारों क्या है? अल्प प्राण है। इसी प्रकार से चारों क्या है? ऊष्म। जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, श, और है, ये भी चारों क्या है हमारे लिए? महाप्राण है। चारों के चारों कैसे हैं? महाप्राण। महाप्राण मतलब इनके उच्चारण में मुख से हवा कैसे निकलती है? अधिक निकलती है। तो याद हो रहे हैं हाथों हाथ या नहीं हो रहे? इस चीज को जरा बताएं और समझते चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखपाल बनना है, यूपी में नंबर लाना है, यूपी पुलिस में जाना है, यूपी एसआई में जाना है, तो हिंदी के बिना ये सपना पूरा हो नहीं पाएगा, मैं ये अभी बता दूं। इसीलिए बहुत अच्छे से समझें। तो ये चारों कैसे हैं? महाप्राण। ये चारों कैसे हैं? अल्प प्राण। इनका वर्गीकरण हमने कर ही लिया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये क्वेश्चन बना कि ये बताइए ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो एक तो आपको ये बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। तो बताइए ये कौन सी लाइन में आ रहा है? तीसरी में। और तीसरी लाइन का मतलब क्या है? अल्प प्राण। ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, तो ये भी क्या होगा? अल्प प्राण होगा। और क्वेश्चन बनता है ये अल्प प्राण है या फिर महाप्राण है, तो देखेंगे इसे कौन सी लाइन में आ रहा है? चौथी में। चौथी लाइन का मतलब क्या? महाप्राण। तो ये भी कैसा है? महाप्राण। ऐसा नहीं है कि अलग से याद करना पड़ेगा, बस समझने वाली बात होनी चाहिए। तो ये भी आपके लिए क्या हुआ? क्लियर हुआ। आगे की तरफ चलते हैं। अब कुछ अलग और वन लाइनर के रूप में भी देखेंगे। चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीजों पर नोट कर लेते हैं, ठीक है? कुछ काम आएंगे चीजें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नोट में तो वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। हमने बात करी थी शुरू में दिव्यगुण की। दिव्यगुण कौन से होते हैं? हमारे पास दो गण होते हैं जो कि दिव्यगुण होते हैं, एक और दूसरा। ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दिव्यगुण कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इन्हें उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा उत्क्षिप्त है। जैसे कि लिखा होगा, ये साफ साफ नहीं लिखे हुए देखेंगे, ऐसे लिखा हुआ होगा, पढ़ता, लिखता, नाचता। तो बच्चा कई बार बिल्कुल भूल सा जाता है, वो यहाँ पर कंफ्यूज जाता है कि उत्क्षिप्त क्या है। तो देखो उत्क्षिप्त का प्रयोग यहाँ हो रहा है पढ़ता में, तो पढ़ता कैसे शब्द हुआ आपके लिए? उत्क्षिप्त हुआ। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आइए समझ लेते हैं आगे की चीज। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि हमने तीन प्रकार से वर्गीकरण करा आज व्यंजन का। स्थान के आधार पर नंबर 2, घोष के आधार पर नंबर 3, प्राण के आधार पर, ठीक है? इन तीनों को हमने जान लिया। इसका मतलब था कंपन से, इसका मतलब था मुख से हवा के आधार पर, और इसका मतलब था बोलने के आधार पर। क्लियर है? ये तीनों हमने आज हमने जाने। अब आपको एक प्रैक्टिस करनी है छोटी सी। देखिए प्रैक्टिस के रूप में क्या करना है इसे समझ लेते हैं पहले। वैसे एक और बचा है जिसकी अभी हम बातचीत करेंगे। ये होता है मौखिक या निर्नुनासिक। निर्नुनासिक अर्थात जो शब्द हम नाक में बोल देते हैं ना, नाक में बोलना
समझते होंगे कुछ शब्दों को। तो इनकी बात चलेगी, बहुत छोटा सा पोर्शन है इसलिए सबसे एंड में आराम से देखेंगे। मेन यही है, ये तो एक पल का है, वैसे भी आइडिया लगा लेते हैं बच्चे। तो जब ये इन तीनों की एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको देखें। अब अगर आपने ये चार्ट बना लिया बिना देखे, और बनाना कोशिश करना बन जाए बिना देखे, अगर ये चार्ट आपने बिना देखे बना लिया जो सर मैं बताने जा रहा हूँ, तो समझ लेना व्यंजन चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। कैसा चैप्टर, क्या चीज सर, कौन सा चार्ट, आओ समझ लेते हैं। आप एक चार्ट का निर्माण करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। जब क्लास पढ़ लेंगे, क्लास को देख लेंगे, अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, ये उसके बाद का काम है, स्टार्टिंग का नहीं, उसके बाद का। जब आपने स्वर को अच्छे से पढ़ लिया, व्यंजन को अच्छे से पढ़ लिया, तब आपको ये चार्ट बनाना है एक। और चाहो तो इस चार्ट को हर तीसरे दिन, पांचवें दिन बनाकर देख लें, क्योंकि बच्चा भूल जाता है। तो चार्ट में क्या करना है, आपको लिखना है कंठ, तालव्य मतलब कि तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, सॉरी, है ना। जितने भी थे इस प्रकार के बना लें। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपको इसे दो पोर्शन में बांट देना है। एक होगा यहाँ पर स्वर, और यहीं पे प्लस का निशान लगा कर क्या लिख लेंगे, व्यंजन। तो अब देखेंगे कि कंठ से कितने स्वर बोले जाते हैं, दो, छोटा ए, बड़ा आ। क्लियर है। अब आ जाओ व्यंजन पर, कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, गिनती नहीं लिखनी, कौन कौन से बोले जाते हैं। सब बोले जाते हैं कै, खे, गे, घे, ड़े, ये वाले व्यंजन बोले जाते हैं। तो इन्हें क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगर आप ये लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत ही शानदार तैयारी होगी। मैं एक और दिखाता हूँ तालव्य से। तालव्य से स्वर कौन से बोले जाते हैं, ई और ई प्लस। तालव्य से व्यंजन कौन से बोले जाते हैं, पूरा चय वर्ग बोला जाता है, याद रखेंगे। तो चय, छ, ज, झ, प्लस, ये दो चीजें बोले गई व्यंजन में और स्वर में। ये दो स्वर बोले जाते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, और चय वर्ग बोला जाता है तालव्य से। इसके अलावा और भी कुछ चीजें बोली जाती हैं। क्या बोला जाता है, दिखाता हूं एक बार। बोला जाता है यह अंतःस्वत से, प्लस बोला जाता है शैसल्यम ऊष्म से। तो ये भी किससे बोले जाते हैं, आपके तालव्य से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इस प्रकार से ये बनाएंगे चार्ट बिना देखे। अगर ये चार्ट आपसे बन गया तो आप पाएंगे कि हाँ ये चैप्टर हुआ आपका, पूरी तरह से आप इस पर हावी हो जाएंगे। ये बेहतरीन तरीका है ये कंफर्म करने का कि याद हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा चार्ट बनाएंगे, किस चीज का, घोष अघोष का, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से चार्ट बनाएंगे एक और, लिखेंगे घोष और नीचे लिखेंगे अघोष। मैं बता दूं, घोष का हो या सघोष का हो, बात एक ही है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं वो लिखेंगे, और पूरा लाइन से लिखेंगे। जैसे कि बात करें अघोष की, तो अघोष में क्या क्या आता है, कै, खे, चे, छे, ते, थे, पे, फे, टे, ठे। देखो ये लिखेंगे इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि नंबर लिख दो कि शुरू की दो लाइनें, ये याद होने चाहिए। जितना याद होगा उतना काम बनेगा। बात समझ में आ रही है नहीं। तो इस प्रकार से आप हर एक को लिखेंगे। और जब ऐसा आप कर लेंगे तो कितने चार्ट बनेंगे टोटल, 3। पहला चार्ट बनेगा बोलने के आधार पर, दूसरा बनेगा घोष अघोष के आधार पर, और तीसरा बनेगा प्रांत के आधार पर। अगर ये तीनों चार्ट आपने बिना देखे निर्माण कर लिया, बना लिए, तो आप समझें कि चैप्टर हुआ आपका। इस पर अधिकार हो जाएगा किसका, आपका। आइए चलते हैं आगे की तरफ। हमने बात करी मौखिक या निर्नुनासिक की। देखिए ये ओरली समझ लेंगे आप। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो कि हम नाक में बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि न, मैं। दो व्यंजन ऐसे हैं पूर्ण रूप से, न और मैं। ये किस में बोले जाते हैं, जब इन्हें बोलते हैं तो थोड़ा सा नाक का सहारा भी लेते हैं। यह इन दोनों के अलावा जिनके ऊपर बिंदी लगी हुई हो, जिनके ऊपर बिंदी लगी हुई हो, चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, ये भी किसमें बोले जाते हैं, नाक में। तो बस ये ही वो वर्ण होते हैं जो नाक में बोले जाते हैं, वरना इसके अलावा सब सिंपल बोले जाते हैं। अब ये जिनके ऊपर लग जाएंगे वो भी नाक में बोले जाएंगे, चाहे कै, टे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये होते हैं मौखिक और न्यूनासिक के आधार पर। तो यहाँ पर हम देखिए एग्जाम के क्वेश्चन के आधार पर, देखिए एग्जाम के क्वेश्चन के आधार पर एक बार क्वेश्चन आया था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, क्या व्यंजनों की संख्या। तो उसमें जो ऑप्शन थे वो कुछ ये थे, 33, 35, 41,
उसमें 35 नहीं था, 36 था, 42 था और 51 था। ये थे आपके सामने ऑप्शन। व्यंजनों की संख्या बतानी है। अब दिक्कत क्या है, हमने सर व्यंजनों की संख्या ये इनमें से कोई सी भी नहीं पढ़ रखी। हमने व्यंजनों की संख्या इनमें से कोई सी भी पढ़ तो रखी नहीं है। फिर आंसर कैसा होना चाहिए था, और आंसर वहां पर सही किया गया था 33, और ये है भी सही। कायदे में व्यंजनों की संख्या, सिर्फ व्यंजनों की बात करें तो कितनी मिलेगी आपको, 33। असल में होती कितनी है संख्या, 33 प्लस 2। अब ये 33 प्लस 2 कौन से होते हैं, ये तो 2 हो गए आपके द्विगुण। अब इन 33 की अगर हम बात करें तो 25 हो गए आपके स्पर्शी व्यंजन। 25 कौन से हो गए, स्पर्शी व्यंजन। अब देखिए 25 और 2 27, कितने कम है अभी, 33 प्लस 2 की व्याख्या हुई है, जो कायदे की व्याख्या वो कितनी, 33 प्लस 2 की, 33 और 2 35। अब ये 35 एक बार मैं रिवोनाइज करा दूं, 25 हो गए स्पर्शी जो कि वर्णमाला में हम सजा के लिख लेते हैं, और 4 हो गए अंतःस्वत, और ऊष्म भी कितने हो गए, 4। तो 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 25 35। तो ठीक है, कई बार एग्जाम में ऑप्शन में 35 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 33, क्योंकि द्विगुण है, ठीक है, उच्छित है, ये द्विगुण है, ये अलग भी रख लिए जाते हैं कई बार। तो कितना ऑप्शन में मिल सकता है, 33। घबराइएगा नहीं, आंसर 33 लगा पाइए, 100% सही होगा। तो ये छोटी छोटी जानकारियां जो आपको परेशान करती हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि हमने कहीं भी देखा, हमने संयुक्त व्यंजन की बात थोड़ी सी कम करी। संयुक्त व्यंजन की बात क्या करी हमने, थोड़ी सी कम करी है। ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, तो इनके बारे में कुछ सवाल आते हैं, जान लेते हैं। सवाल आता है कि बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन हिंदी शब्दकोश में सीधे सीधे प्रयोग नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। किसमें, हिंदी शब्दकोश में। हिंदी शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी में, जो हिंदी की डिक्शनरी होती है इसमें इसका सीधा सीधा प्रयोग नहीं होता। तो वो ये चारों हैं, इनका प्रयोग सीधे तौर पर हिंदी डिक्शनरी में नहीं मिलता। अगर आपको कभी उसमें 6 ढूंढना होगा, अगर आप छतरी ढूंढना चाहेंगे तो उसमें आपको छतरी से पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं किससे मिलकर बना है, कै और शय से। आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, कै ढूंढना पड़ेगा। हिंदी शब्दकोश में क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, कै। अगर इसे ढूंढना चाह रहे हैं तो क्या ढूंढेंगे, कै। उसी प्रकार से बताइए जब तय को ढूंढना, त्रय को ढूंढना चाह रहे होंगे तो क्या ढूंढेंगे, तय और फिर रह। और जब गय ज्ञानी को ढूंढना चाह रहे होंगे तो क्या ढूंढेंगे, पहले जय और फिर यह। और जब ऋषि को ढूंढेंगे तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, शय और फिर रे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये सीधे सीधे नहीं मिलेंगे आपको हिंदी शब्दकोश में, तो यहां से भी प्रश्न बनता है। बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है सबको या नहीं, ये बहुत ही शानदार चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये एंड का पोर्शन बहुत ही शानदार है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ना फंसे ऐसा तो होगा ही नहीं। ये एकदम अच्छा पोर्शन है, ठीक है ना, जो एंड में बातें बताई जा रही हैं, यहाँ से एग्जाम में फंसता ही फंसता है एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक चीज और देखते हैं। हमने स्वर में 2 चीजें पढ़ी थी, अयोग वहा, अयोग वहा। इसमें 2 चीजें सामने थी, नंबर 1 ये अंकी बिंदी और ये विसर्ग, ठीक है। इनका डायरेक्ट प्रयोग क्या है समझ लेते हैं एक बार। जब हम हिंदी शब्दकोश की बात कर रहे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा और एग्जाम बैठ जाना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसे तो बात है, क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा। इन 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें स्वर में गिना जाता है वैसे तो, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप लोगों से हिंदी शब्दकोश, हिंदी डिक्शनरी देखनी आती होगी तो आपको बड़ा अच्छे समझ में आएगा। पहले बताएं, इंग्लिश डिक्शनरी आती है कि इंग्लिश डिक्शनरी देखनी आती है। अगर इंग्लिश डिक्शनरी में हमें ढूंढना हो, मान लीजिए कोई वर्ड है, जैसे कि मान लेते कोई भी शब्द है जो ए से शुरू है, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, ए ढूंढेंगे। कोई शब्द है नो, अगर आपको ये शब्द ढूंढना हो इंग्लिश में तो आप क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले के वाली रो को ढूंढेंगे डिक्शनरी खोलकर, फिर एन ढूंढेंगे, फिर ओ, फिर डब्ल्यू, फिर क्या मिल जाएगा, नो। इसका शब्द मीनिंग जो होगा लिखा हुआ मिलेगा। उसी तरह से हिंदी में भी होता है। तो अगर हमें हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, ए, फिर क्या आता है बी, फिर सी, इस प्रकार से आता है, ठीक है। और अगर हम हिंदी की बातें करते हैं तो बताइए सबसे पहले क्या आएगा, का आएगा, खे आएगा, ये क्या आएगा। ये बच्चे के लिए समस्या खड़ी कर देता है। तो ये अनुस्वार जो है इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है ना। ये जिसके ऊपर लगा हुआ होता है वह हिंदी शब्दकोश में पहले मिलता है। तो कैसे पहले क्या मिलेगा, ये, और इसके बाद भी क्या मिलेगा, के, फिर आएगा कै। बात समझ में आ रही है ना, पहले आएगा कै,
फिर कै, और फिर आएगा अंत में आपका कै, और फिर आएगा का, फिर की, फिर बड़ा ये की मात्रा की। यह है हिंदी शब्दकोश का सही तरीका। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से चारों में से सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो क्या आएगा, कै आएगा। तो जिसके ऊपर बिंदी लग रही, चाहे खे को ले लो, खे और खे में से सबसे पहले कौन सा आएगा, इन दोनों में ये आएगा, फिर खे आएगा। तो यहाँ पर इनका प्रयोग देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए, मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ ये समझ में आया होगा, और यहाँ से जो एंड की बातें हैं ना उतार के रखना जो मैंने बोली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम सीखेंगे विराम चिन्हों को, और उसके बाद होगी आपकी MCQ क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे।